हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल pharma.in। आज की इस वीडियो में हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बी फार्मेसी सेकेंड सेम बायोकेमिस्ट्री का, और 11th स्टैंडर्ड का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में हर साल इससे क्वेश्चन आता ही आता है। 80 to 90% चांसेस है कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन आए। तो बेसिक्स है, किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं, पूरा बेसिक आज हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस है क्या। तो ग्लाइकोलाइसिस दो वर्ड से मिलके बना है, एक है ग्लाइको और एक है लाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें एंजाइम्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन से एंजाइम्स हमारे पूरे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में होती है और इनके क्या क्या काम होते हैं। एक बार आप एंजाइम्स के काम को समझ गए तो आप अल्टीमेटली समझ जाओगे कहाँ पे एटीपी का यूज़ हो रहा है और कहाँ पे हम एनएडीएच का यूज़ कर रहे हैं, एटीपी का नहीं। तो सबसे पहले जो एंजाइम है वो है काइनेज एंजाइम। काइनेज एंजाइम का वर्क जो रहता है वो क्या रहता है, ऐड करना और रिमूव करना फॉस्फेट ग्रुप को। फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना और रिमूव करना काइनेज एंजाइम का वर्क होता है। उसके बाद जो वर्क होता है वो है डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। डीहाइड्रोजनेज का यही यूज़ है कि ये ऐड करता है और रिमूव करता है हमारे वाटर मॉलिक्यूल को। उसके बाद जो एंजाइम है वो है इनोलेज एंजाइम। इनोलेज एंजाइम हमारे ग्लाइसरेट मॉलिक्यूल को पायरुवेट मॉलिक्यूल में चेंज करता है। यही काम होता है हमारे इनोलेज एंजाइम का। तो एक बार आपको ये पता चल जाए कि एंजाइम्स का क्या वर्क है, आप इजीली पता कर सकते हो कि कहाँ पे आपका एटीपी यूज़ होगा और कहाँ पे आपका एनएडीएच यूज़ होगा। एनएडीएच इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जहाँ पे भी हमारा डीहाइड्रोजनेज एंजाइम लगेगा वहाँ पे हमेशा एनएडीएच मॉलिक्यूल ही यूज़ होगा। एनएडीएच या एफएडीएच, वहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल कभी भी यूज़ नहीं होता है हमारे एनर्जी के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन का कि ग्लाइकोलाइसिस है क्या। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू पायरुविक एसिड। इसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी पाथवे इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस दिया था, और उन तीनों साइंटिस्ट का फर्स्ट नेम था, उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसको कंबाइंड करके इसको एक ईएमपी पाथवे भी बताया गया। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं हमारी साइकिल पे। तो जो इसका फर्स्ट जो इसका स्टेप है, इसमें हमारा ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए हैं। स्ट्रक्चर्स लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रक्चर्स नहीं लिखोगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स नहीं देगा उस क्वेश्चन पे। अगर आपको अपना इम्पैक्ट एग्जामिनर पे डालना है तो आपको स्ट्रक्चर्स लिखने ही लिखने होंगे। इसमें मैंने जो है कलर के अकॉर्डिंग लिखा है कि मैंने हर एंजाइम का नाम अलग कलर से लिखा है, एटीपी एनएडीएच को अलग कलर से मेंशन किया है, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको अलग कलर से मेंशन किया है। इससे क्या हो जाता है कि इससे आपको क्लियरेंस हो जाती है कि एंजाइम क्या है और जो आपका मेन मॉलिक्यूल है वो क्या है। तो ये क्लियरेंस के लिए अलग अलग कलर का मेंशन किया है मैंने। तो अब सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें हमारा जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है, और इसमें 6 फॉस्फेट का मतलब है कि 6th कार्बन, ये देखिए ये जो 6th कार्बन है हमारा, यहाँ पे इस 6th कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। और मैंने फॉस्फेट ग्रुप को भी अलग तरीके से मेंशन किया है ताकि हर डायग्राम के साथ हमें पता चले कि कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप पड़ा है, ताकि हमारा पहला नज़र इस पे पड़े। इससे क्या होता है कि आपको और ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, अब इसमें जो एंजाइम का प्रेजेंस है वो है काइनेज। यहाँ पे लिखा है काइनेज। देखिए ग्लूकोकाइनेज भी लिख सकते हैं, हेक्सोकाइनेज भी लिख सकते हैं। हेक्सोकाइनेज इसलिए लिखा है क्योंकि जो ग्लूको है वो हेक्सोस की फॉर्म में अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये जस्ट आपकी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए लिखा जाता है। अगर आपको काइनेज ही लिखना है तो भी कोई गलत नहीं है। ग्लूको तो देखिए ऊपर का जो वर्ड है ग्लूको, उसी से निकाल के ग्लूको के साथ पीछे काइनेज अटैच कर दिया है। बस जो ऊपर का जो हमारा
प्रोडक्ट है उसके साथ हम अपनी एंजाइम्स को अटैच कर देंगे। इसमें बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस हमें ये याद रखना है कि काइनेज एंजाइम यूज़ हो रहा है, और काइनेज एंजाइम यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे फॉस्फेट का एडिशन होगा या फॉस्फेट का रिमूवल होगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ग्लूकोज को टूटना है तो किसी भी चीज़ के टूटने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत लगती है, और एनर्जी हमें तभी मिलेगी जब हमारा एटीपी हमारे एडीपी में ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं सेकंड स्टेप के लिए। सेकंड स्टेप है हमारा, इसमें जो ये हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया है, ये किस में टूटेगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का क्या आइसोमर है? फ्रुक्टोज। तो इसमें तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, ग्लूकोज का आइसोमर है फ्रुक्टोज, तो हम सीधा आइसोमेरेज एंजाइम का यूज़ करेंगे यहाँ पे। और देखिए मैंने बताया था कि ऊपर वाला जो कंपाउंड है उसी का नाम को हम पहले लिखेंगे और बाद में हम एंजाइम को लिखेंगे। इसमें लिखा है फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज, आप यहाँ पे फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे अगले स्टेप पे। ये जो हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये टूट रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में। 1,6 मीन्स फर्स्ट कार्बन पे भी और सिक्स्थ कार्बन पे भी हमारा क्या लग रहा है? फॉस्फेट ग्रुप लग रहा है। और यहाँ पे अगेन हमारा जो एंजाइम है वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज काइनेज फिर से लगा है, मतलब हमारा एटीपी हमारी एडीपी में टूट रहा है अगेन। अब हम बात करते हैं इसके अगले स्टेप की। ये जो हमारा फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट है, ये फ्रुक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट हमारा एल्डोलेज एंजाइम की मदद से दो कंपाउंड में टूट रहा है। वो है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स है। ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। चलिए अब हम इसके अगले स्टेप को मूव करेंगे। अगला ये जो स्टेप है, इसमें ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टूट रहा है 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट के लिए। किसमें टूट रहा है? 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट के लिए। देखिए, आप किसी भी वीडियो को यूट्यूब में खोल ले, आप कोई भी ट्रिक अपना ले, एंड रिजल्ट यही है कि आपको ये साइकिल एटलीस्ट 2 से 3 बार तो रिवाइज करनी ही करनी पड़ेगी। तो आपको इसमें अपना मेहनत तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। जो बाकी टीचर्स क्या कर सकते हैं कि टीचर्स हमारे प्रोसेस को आसान कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम खुद से ही कुछ करना चाहते, खुद से ही कुछ बनना चाहते, तो हमारे लिए हम बुक्स पढ़ लेते, स्कूल्स नहीं होते, हमारे लिए कॉलेजेस नहीं होते। टीचर का यही रोल होता है कि वो हमारे लिए चीज़ें आसान करके दे देते हैं ताकि हम उसको और आसानी से पढ़ सकें, बट अपना एफर्ट्स तो हमें हर चीज़ में लगाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप भी इस साइकिल को 3 से 4 बार अच्छे से रिवाइज करें। देखिए, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, रिवीजन के पीछे, कि अगर आप कि जो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो हर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलग अलग तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उस चीज़ के लिए उस टॉपिक के न्यूरॉन्स जो है और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, और उनका जंक्शन स्ट्रांग हो रहा है। जितना हमारे न्यूरॉन्स का जंक्शन आपस में स्ट्रांग होगा उतना हमारा मेमोरी स्ट्रांग होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। क्योंकि जब भी हमसे पूछा जाए हमारे पेरेंट्स के बारे में, अल्टीमेटली हमारे पेरेंट्स का इमेज हमारे ब्रेन के सामने आ जाता है। यही रीज़न है कि अगर आप ग्लाइकोलाइसिस को भी 3 से 4 बार अच्छे से रिवाइज करें तो 5th टाइम आपको वो ऑटोमेटिकली आना लग जाएगा। तो सेल्फ एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर काम के लिए। मूव ऑन करते हैं। हमारा जो स्टेप था वो ये था कि हमारा ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टूट रहा है 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ 1,3 मतलब फर्स्ट पे और थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा है। जो एंजाइम है वो है ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेस। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डीहाइड्रोजनेस एंजाइम लग रही है इसमें। ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो आप ऊपर से नाम ले सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, हाँ मैंने बताया था आपको कि डीहाइड्रोजनेस एंजाइम है, तो वहाँ पे हम NADH या FADH ही यूज़ करते हैं। डीहाइड्रोजनेस के केस में हम ATP को यूज़ नहीं करते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो है ये कि हमारा ये 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट टूट रहा है 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के, मतलब फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप निकल रहा है। और ये है किस एंजाइम की प्रेजेंस में? काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अगेन फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। इसमें हमारा ATP ADP में टूट रहा है। फिर हम बात करेंगे
अगले स्टेप में ये 3 फॉस्फोग्लाइसरेट हमारा 2 फॉस्फोग्लाइसरेट में बन रहा है। 3 फॉस्फेट मतलब थर्ड कार्बन पे जो फॉस्फेट है वो उसका शिफ्टिंग हो रहा है, वो सेकंड कार्बन पे आ रहा है। इसके बाद का जो स्टेप है हमारा वो है 2 फॉस्फोग्लाइसरेट, और ये 2 फॉस्फोग्लाइसरेट टूट रहा है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। देखिए मैंने बताया था कि ग्लाइसरेट को पायरुवेट में तोड़ने के लिए हमें इनोलेज एंजाइम का यूज़ लगता है। तो यहाँ पे इनोलेज एंजाइम लगी है और ये वाटर का जो है रिमूवल हो रहा है यहाँ से। अब ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट टूट रहा है पायरुवेट में। ये पायरुवेट है इनोल फॉर्म में। काइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में हमारा एडीपी से क्या बन रहा है, हमारा एटीपी बन रहा है, और ये स्पॉन्टेनियसली हम इसको कीटो फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि ये जो पायरुवेट है कीटो फॉर्म में, ये लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना देता है, एल लैक्टेट बना देता है। और डीहाइड्रोजिनेज है तो NADH से हमारा NAD बन रहा है। ये है इजी वे, और समझ के ग्लाइकोलाइसिस हम इसी तरीके से पढ़ सकते हैं कि हम एंजाइम्स का हमें पता हो, उनका वर्क क्या है, और हमें ये याद रखना है कि कौन से स्टेप में क्या प्रोडक्ट बन रहा है और एंजाइम क्या है। आपको ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको पता है कि हमारा कहाँ पे कौन सा एंजाइम लग रहा है और कहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल से क्या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है।